बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। साइफर का मामला ओपन एंड शट केस है। साइफर को 15 साल तक हो सकती है। इंक्वायरी को क्रिमिनल कार्रवाई में तब्दील करने का फैसला FIA ने करना है। वजीर कानून नज़ीर तारड़ का कहना है कि साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना ही किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। कहा कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपनी तहवील में लिया, जलसे में लहराया और मुतल्लिका इदारे को वापस नहीं किया। साइफर मामला लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाइस इल्तवा का शिकार हुआ। चेयरमैन PTI को FIA ने 25 जुलाई को बुलाया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पहली ही पेशी पे बगैर हुकूमत को सुने और नोटिस किए उस पे स्टे जारी कर दिया। इंजंक्टिव ऑर्डर आ गया था लाहौर हाई कोर्ट से और ये मामला तकरीबन 6.5 माह से ज़्यादा अरसा वहाँ पे स्टे की नज़र हुआ। और पिछले दिनों में ही वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्त पड़ी हुई थी वेकेशन ऑफ स्टे की, उसकी बारी आई, सुनवाई हुई तो बिलाखिर वो स्टे जो है वेकेट किया गया ऑन लीगल ग्राउंड्स। मीनवाइल ये जो डेवलपमेंट हुई है कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उस वक्त के, वो डॉक्यूमेंट उनके हवाले किया मुतल्लिका महकमे से वसूल करने के बाद, और जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो डॉक्यूमेंट उनसे ले के वापस वहाँ पे सेफ कस्टडी में रखते रेलिवेंट जगह पे, उनका बयान आया जिसने तस्दीक कर दी 164 के बयान ने। इस डॉक्यूमेंट को किन मकासद के लिए वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे इमरान खान साहब, उन्होंने किन मकासद के लिए उनसे हासिल किया, फिर उन्होंने क्या कहा कि इस पे किस तरह का बयानिया बनाना चाहिए। आज तक हमने पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में ये नहीं देखा होगा कि एक नुक्ता उठाया गया और उस पर बगैर बहस तमहीज के, बगैर दूसरा मौक़िफ़ सुने, बगैर इवन जो उस वक्त की हिस्ब इक़्तिदार थी उसके किसी दूसरे रुकन से उसकी तस्दीक कराए बगैर डिप्टी स्पीकर ने वो जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी वो कोई 1.5 मिनट के अंदर अंदर उसको डिसमिस कर दिया और आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी करते हुए अदम एतमाद की तहरीक को उन्होंने मुस्तरद। लाहौर इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने साइफर के मामले पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने मुलाहिज़ा की, आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो बात की है कि 14 साल तक सज़ा हो सकती है। देखिए, जहाँ तक उनकी सजा का ताल्लुक है तो यकीनी तौर पे कानून मौजूद है। उस कानून के तहत जो जुर्म करता है उसको उसकी सजा भी उसके मुताबिक ही मिल जाती है। लेकिन ये हमें तो अभी तक सिर्फ सवाए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के और तो कुछ नहीं मिला। 14 महीने हो गए इनको हुकूमत में आए हुए। ये अब जो बातें कर रहे हैं तो 14 महीने तक कहाँ सोए हुए थे, मुझे तो इसकी समझ में नहीं आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने आज के दिन में भी 5-6 सुन ली हैं, लेकिन एक्शन नदारद है। थोड़ा सा उन्होंने जवाब पेश करने की कोशिश की कि जैसे हाई कोर्ट की वजह से इस मामला जो है वो रुका हुआ था। जब इतनी संगीन नौयत के मुकदमात होते हैं उसके ऊपर वक्त का इंतजार थोड़ी किया जाता है, तो एक्शन इनिशिएट हुआ ही नहीं, इसके ऊपर वो अब करना चाह रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुचा साहिबा ने। सना बुचा साहिबा, आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस साइफर मामले पर हमें देखने को मिली, जिसमें वज़ीर कानून की जानिब से अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और शेयर किया गया है अब नाज़रीन के साथ और प्रेस के साथ कि कितनी सज़ा इस मामले में हो सकती है। आप कैसे देख रही हैं, किस तरफ जा रहा है ये मामला? देखिए, मामला तो कॉम्प्लिकेटेड है। 14 साल की सज़ा बनती है और 2 साल की बनती है अगर आपसे गलती से नादानी है, आपसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया या आपसे हो गया, ये बात की वजाहत है बड़ी कर दी है। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला सिर्फ साइफर का नहीं है, मामला तो इन्वॉल्वमेंट का भी है। मामला तो ये भी है कि किस किस तरह से किस को इस्तेमाल करके इस भोंडी साजिश को जो है वो कामयाब बनाने की इमरान खान साहब ने भरपूर कोशिश की। PTI और उन्होंने एक पूरा साजिश का जो मिजाज रखा इस मुल्क में, जो हमारे अवाम की फीलिंग्स के साथ खेला, जो उनके दिमागों के साथ खेला, जो उनकी सोच के साथ खेला। और ये देखिए जो आज दो फासिद समाचार अभी बहुत सही फरमा रही थी, ये जो हमको गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट। बाकी ये हमारा सबका यही है कि हम तो किसी के गुलाम नहीं है। हम सब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के ही मामला को अपने ही तरीके से जहाँ से हम बार बार मुल्की कर्जों के ऊपर चलें। लेकिन इस बात को बुनियाद बनाकर हमारे पूरी एक फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया, इसलिए तो अभी बहुत सारे किरदार आगे आएंगे। कल और चौधरी साहब हमारे फिर कुछ अपने घर से बाद हम आप दबा निकलेंगे, तो मेरा ख्याल है उनका इशारा फिर आइडिया की तरफ है। तो ये सारे जो आजम खान साहब के जो मामला थे, इसकी शुरुआत तो इनकी आइडिया ही करती थी। वो बताती थी आज किसके खिलाफ का मामला करना है, आज किसके खिलाफ कोई सवाल निकाल लिया है, किसके खिलाफ कोई खाद देख लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा बन जाता था, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी।
पूरी आईडी को ये 100% झूठी चीज अगर आप तस्वीर करते थे जो प्राइम मिनिस्टर को बताई जाती है, वैसे पूरे लेवल पे और चौधरी साहब ने बड़ी जिम्मेदारी से बताया कि इनमें सारी चीजें उनकी हड्डियाँ इन्वॉल्व थी। तो बात सिर्फ इमरान खान साहब या पीटीआई चेयरमैन की नहीं है, बात तो उनके हड्डियाँ की इन्वॉल्वमेंट की भी है। लेकिन तो ये है कि कोई वादा माफ जवाब करके जो इन्होंने पूरी साजिश बचाने में उनका मेन किरदार रहा है वो उजागर करने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। ना आगे सिर्फ ये कि खान साहब ने ये बात की, श्री नजरानी साहब का, हसन अहमद साहब, शाह नंदी रशीद साहब, एक मुल्क के मामला को आपसे करते थे, एक मुल्क के मामला को आपने इस तरह से अपने लिए इस्तेमाल किया, आपने लोगों को झूठ बोला, आपने एक पूरी कौम को दूसरों के सामने एक बिल्कुल शर्मिंदा कर दिया कि हमारे मुल्क में कोई भी लीडर इस तरह से होते थे कागज है आके कोई किसी और मुल्क को इल्जाम दे सकता है। मेरा तो ख्याल है कि ये मामला बहुत संजीदगी से देखने की जरूरत है। बाकी तो तोता खाना वगैरह की जो मामले है, लेकिन ये जो एक बड़ी करप्ट प्रैक्टिस उन्होंने अप्लाई की है, मेरा ख्याल है इसको सख्त तरीन सजा होनी चाहिए उनको भी और उनके सहूलियतकारों को भी। ठीक है, ये मामला जो है ये बाकी केसेस से ज़्यादा संजीदा नौयत का है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार नवीद चौधरी साहब ने भी, लेकिन उससे पहले हम रुख करेंगे सीनियर कानूनदान है, माहिर कानून है इरफान कादिर साहब। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वज़ीर कानून की जानिब से और उनकी जानिब से तमाम तर मामला बताया गया, प्रेस के सामने रखा गया, आवाम के सामने रखा गया कि 14 साल तक इस केस में चेयरमैन पीटीआई को सज़ा हो सकती है। आपको क्या लगता है कितनी ठोस चीज़ें, शवाहिद और सब सारी चीज़ें मौजूद हैं हुकूमत के पास केस बनाने के लिए चेयरमैन पीटीआई पर? देखें, बहुत से शवाहिद अब आ चुके हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने शुरू में ये कहा कि ये साइफर की वजह से ये अमेरिका में साजिश हुई है, यहाँ के लोग मिले हुए थे और कौमी असेंबली में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब टेबल हो रहा था तो उसको रोक दिया था इन्होंने ये कह के, और फिर उसको रोकने के बाद इन्होंने 2 कौमी असेंबली डिसॉल्व कर दी, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये सब कुछ गैर आईनी है। और यहाँ तक बात हुई कि एक जज साहब ने कहा कि ये फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो जब इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे फ्रॉड है, तो उसका मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को जड़ से उखाड़ के फेंक रहे हैं। तो ये तो एक ऐसी चीज थी जो कि फिर हाई ट्रीजन में भी मामला आता है। और बाद में इन्होंने फिर एक और चेंज की अपनी पोजीशन और कहा कि नहीं ये तो कुछ और लोग थे, अमेरिका का हाथ नहीं था, तो ये एक स्टेटमेंट दे दी। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं इससे आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको बड़ा धचका भी लगा, और फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस स्टेटमेंट के जरिए इस प्रिटेक्स्ट पे ओवरथ्रो करने की कोशिश की, और फिर इन्होंने अदालतों को मिसलीड करने की कोशिश की। और ये सारा प्रोसेस जो था इवेंचुअली इन्होंने अदालतों के जरिए फिर हमजा शहबाज की जो गवर्नमेंट है, एक वैलिड गवर्नमेंट जो इंस्टॉल हुई थी पंजाब में, उसको इन्होंने गिरा दिया। और ये सारा तसलसल के साथ फिर इन्होंने 2 असेंबलियां तोड़ी, जबकि अपना इनका बयानिया कुछ और था। इनको चाहिए था सीधा ऑपोजिशन में बैठते। तो ये इतना सारा खिलवाड़ करने के बाद फिर अब वो आजम खान साहब की भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ गई हैं, और आजम खान की स्टेटमेंट जो है वो बजाते खुद उसको तो एक स्टेटमेंट उनकी है, लेकिन उसको का मुवाजना अगर बाकी तमाम शहादतों से करें, सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी सामने रखें और बहुत सारा डायरेक्ट एविडेंस भी सामने रखें, तो उसमें तो अब कोई अमर माने नहीं है कि हम कह सकें कि जी इन्होंने ये सारी चीजें जो थी गैर आईनी और गैर कानूनी और ये ऑफेंसेस जो हैं ये नहीं किए। बिल्कुल ये इसमें बजाय ये सब कुछ साबित हो रहा है, और ये बड़े सीरियस इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। इरफान कादिर साहब, और भी कुछ सवालात हैं अहम इस हवाले से। एक तो अवाम में इस हवाले से भी तशवीश पाई जा रही है, और एक सवाल है कि साइफर के हवाले से पहले ही कहा गया था कि ये एक साजिश है। तो जो इनके ऊपर अब जो केस बनाया जा रहा है वो ये है कि साइफर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे पब्लिक नहीं किया जा सकता, उसे पब्लिक किया गया। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो बात इनकी जानिब से की गई वो गलत थी, तो यानी जो साइफर का जो मवाद था अगर वो पब्लिक के सामने नहीं रखा है तो फिर क्या इस बात पर केस बन सकता है कि उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया गया, जब आप कहते हैं कि वो है ही नहीं बात? नहीं, वो बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में है। इसका ये तो सियाको सबाक नहीं है कि अमेरिका जो था वो हुकूमत उल्टा रहा था यहाँ पे। उसको जिस पैराए में इन्होंने पेश करने की कोशिश की, एक तो इन्होंने वायलेशन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, उसके बाद सारी चीज को ट्विस्ट कर दिया और ये इंप्रेशन देने की कोशिश, क्योंकि साइफर्स जो है इस तरह के डिमार्च जिसको हम कहते हैं वो तो अक्सर
یہ جو ڈپلومیٹک لیول پہ اس طرح کی چیزیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن اس کو جو ڈسٹارٹ کیا گیا، اس کی جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک تشریح کی جس کا کہ یعنی ملک کو بھی نقصان تھا، جس کا کہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت بھی افینس بنتا ہے، جس کا کہ بعد میں کوشش انہوں نے کی کہ ایک گورنمنٹ جو میجورٹی گورنمنٹ ہے اس کو روک دیا جائے، وہ ڈیموکریٹک پروسیس انڈر دا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو تھواٹ کر دیا جائے، کانسٹیٹیوشن کو بالکل اوور تھرو کر دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد کسی سیکوینس میں اگر آپ دیکھیں تو 9 مئی کے پھر واقعات ہوتے ہیں بعد میں. تو یہ ایک تسلسل نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو یہ بہت سیریس ایلیگیشن، یعنی ایک سائفر کو بنیاد بنا کے ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کا کیس جو ہے وہ زیادہ اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. سر ہمارے ساتھ ہی رہے گا، نوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. نوید چودھری صاحب، آج کی جو پریس کانفرنس ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، وزیر قانون کی، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پریس کانفرنس تو بہت ہو چکی ہیں، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی، مریم اورنگزیب صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، شیری رحمان صاحب بھی بول پڑی، شرجیل میمن صاحب کی پریس کانفرنس ہم نے سنی، کل مولانا فضل الرحمان بھی اس موضوع پر بولے. یہ کیس بالکل کلیئر ہے، اور کیس صرف یہ واحد کلیئر کیس نہیں ہے، اور بہت سارے کیسز ہیں جسے ہم کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. یہ اپنی سنگینی کے حوالے سے بہت زیادہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ گریو ہو سکتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سائفر ہوتا ہے سائفر ہوتا ہے کہ آپ کے ڈپلومیٹ نے وہاں جو آبزرو کیا اس کو بھیج دیا اپنے حکومت کو، دفتر خارجہ کو، اس کو ڈی کوڈ کیا گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو صورتحال ہوتی ہے اس سے آگاہ کیا گیا کہ باہر آپ کے متعلق کیا سوچا جا رہا ہے. تو ایک سائفر جو یہاں آ رہا ہے اس کے متعلق آڈیو بھی آ گئی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم نے کھیلنا ہے. کھیلنا کیسے ہے؟ پرنسپل سیکرٹری صاحب اس وقت کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو شاہ محمود کو بھی بلا لیں، سیکرٹری خارجہ کو بھی بلا لیں، اس کو میں ڈی کوڈ کروں گا، ڈرافٹنگ تو میں نے کرنی ہے، تو پھر میں اسے ایک حکومت کے خلاف چارج شیٹ یا اس کو گرانے کا جو عمل ہے وہ قرار دوں گا، اور اس نتیجے میں ہم پبلک میں جائیں گے. پھر آگے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، پبلک میں ہائپ بنی ہوئی ہے، اس کو ہم بعض کو آگ کی طرح سے پھیلا دیں گے، سپون فیڈنگ آپ نے کرنی ہے. یعنی کہ امریکہ دنیا کے واحد سپر پاور جس کے ساتھ سارے ہمارے انٹرسٹ رکھنا ہے، اس کے ایک جونیئر ڈپلومیٹ کو ہمارا سفیر خود مل رہا ہے اور ریکویسٹ یہ کر رہا ہے کہ جو بائیڈن فون کیوں نہیں کر رہا. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ وہ فون تو ابھی تک انہوں نے کسی اور کو بھی نہیں کیا، جو ان کے مسائل ہیں گورنمنٹ سے. ویسے بھی آپ کی حکومت میں جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہیں عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہے ہیں، یہی گفتگو ہوئی تھی نا. اور نوید چودھری صاحب، اس سارے معاملے میں جو لوگ ملوث پائے اور جنہوں نے اس چیز کو، ظاہر ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو باتیں کی گئیں، لیکن اس تمام آڈیو میں جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور بیانیہ جو بنانے کا کہہ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے، ان کو کیا اس میں زیادہ سخت سزا ہونی چاہیے؟ ماسٹر مائنڈ تو اس کا ظاہر ہے وہی چیئرمین پی ٹی آئی ہے نا. اس نے کہا جی شاہ محمود قریشی کو بھی بلا لو، سیکرٹری خارجہ غالباً سہیل صاحب سے انہوں نے کہا اس کو بھی بلا لو. ان کو کہا گیا، لیکن جن کی جانب سے تجاویز سامنے آئی کہ ایسے کیا جا سکتا ہے، مفادات کو دعا پر لگایا. یہ عام کیس نہیں ہے کہ ہم کہ جی وہ ولدیت والا ٹیرین والا کیس ہے، وہ جی توشہ خانے والا کیس ہے، وہ جی فورن فنڈنگ کا کیس ہے. وہ بھائی آپ نے سیدھا سیدھا ریاست پاکستان کو پوری دنیا کے اندر رسوا کرنے کی کوشش کی. ہمارا جو سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی آپ نے. اس کی بنیاد پر پھر پاکستانی فوج پر حملہ کر دیا. یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں، انہوں نے امریکہ کے کہنے پر میری حکومت الٹی، اسی کو آفر کر رہے تھے کہ آپ تاحیات آرمی چیف بن جائیں. پھر اس کے بعد جنیا بنایا کہ جی ہماری فوج نے ان سے رابطہ کیا تھا. پھر جتنے وہاں کے جو ارکان کانگریس تھے وہاں پیسے خرچ کرنے شروع کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ میری لابنگ کریں اور مجھے بچائیں. آپ اندازہ کریں جو کچھ زلمے خلیل جو بکواس کرتا رہا ہے وہ مفت میں کر رہا تھا. ریڈ چیئرمین نے جو کچھ کیا وہ مفت میں کر رہا ہے. جتنے وہاں جوئش لابی کے سینیٹر ہیں ان کی پوری ڈیٹیل ہمیں آ چکی ہوئی ہے. تو پاکستان کو مکمل طور پر مفلوج کر کے گرانے کی جو کوشش کی، جیسے انہوں نے پہلے آئی ایم ایف والے معاملے میں کیا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں نے پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ انکوائری کی سٹیج پر اسٹے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، انکوائری کی سٹیج پر اسٹے دیا جا رہا ہے. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس تمام تر معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے، اور ماہر قانون عرفان قادر صاحب، ثنا بچا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ سب کا بہت شکریہ.
अमरीकी महकमा खारजा ने साइफर पर चेयरमैन पीटीआई का बयानिया मन घड़त और बेबुनियाद करार दिया है। चेयरमैन पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के एतराफ़ी बयान पर 24 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इब्राहिम राजा ने अमरीकी महकमा खारजा से राब्ता किया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने 24 न्यूज़ के सवालात के जवाब देते हुए साइफर के मुतालिक चेयरमैन पीटीआई के बयानात को मन घड़त और मुकम्मल झूठ करार दिया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं थी। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान के साथ दिफाई और माशी शोबों में ताउन के मुतालिक भी जवाबात दिए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, अमरीकी महकमा खारजा ने साइफर पर चेयरमैन पीटीआई का बयानिया मन घड़त और बेबुनियाद करार दे दिया। मजीद क्या बात हुई है जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इब्राहिम राजा से। जी बताइएगा इब्राहिम। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट को 5 सवालात भेजे थे और अब अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से इन 5 सवालात का मुफस्सल और जामे जवाब दिया गया है। हमारा पहला सवाल ये था, आज़म खान के एतराफ़ी बयान पर अमरीका का क्या मौक़िफ़ है। हमारा दूसरा सवाल ये था कि आज़म खान ने ये एतराफ़ किया है साइफर पर एक झूठा साजिशी बयानिया गढ़ा, इस पर अमरीका का क्या रद्द अमल है। हमारा तीसरा सवाल ये था कि आज़म खान के एतराफ़ी बयान के मुताबिक इस साजिश का हदफ पाकिस्तान की उस वक्त की फ़ौजी क़यादत और अमरीका था, इस पर अमरीका का क्या मौक़िफ़ है। हमारा चौथा सवाल ये था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दिफाई और माशी ताउन बढ़ाने के लिए किस नोयत के इक़दामात कर रहा है। और हमारा 5वां सवाल ये था कि पाकिस्तान और IMF की डील को अमरीका किस तरह से देख रहा है। अब अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से हमारे इन 5 सवालात के जवाबात दिए गए हैं। अपने पहले जवाब में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ये अल्फाज लिखे कि अमरीकी साइफर के मुतल्लिक घड़े गए इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद थे। हम कई मरतबा ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। और अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान ने हमें ये बताया कि अमरीका पाकिस्तान में या किसी भी और मुल्क में किसी भी पार्टी की तरफदारी नहीं करता। पाकिस्तान में इस्तेहकाम अमरीका और बैनुल-अक़वामी इदारों के लिए इंतहाई अहम है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के हवाले से हमारे सवाल का जवाब भी दिया। पाकिस्तान के लिए एक मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के ज़रिए पाक अमरीका दिफाई ताल्लुकात को वुसअत दी जा रही है। हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो डील हुई इसका खैर मकदम भी किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इब्राहिम राजा हमें अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल कहते हैं कि 12 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर तक इलेक्शन करा देंगे। जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का कहना है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें या पहले तहलील हों, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ताहम नई मरदमशुमारी की सूरत में हल्का बंदियों के लिए 4 माह लगेंगे। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने ये बात कही है। आम इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से बता दिया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। जेल रोड, एयरपोर्ट, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, कोट लखपत के अतराफ में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। इकबाल टाउन, समनाबाद, मुल्लिका इलाकों में भी बादल बरसे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा मायदा वहीद से। जी मायदा, बताएगा। मौसम की बात की जाए तो शहर का मौसम जो है वो बादल बरसने के साथ साथ खुशगवार हो चुका है। शहर में हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, लेकिन उसी के साथ साथ शहर में बारिश भी देखने में नज़र आ रही है। शहर के मुख्तलिफ अतराफ ऐसे हैं जहाँ पर अभी जो है वो कहीं मूसलाधार बारिश देखने में नज़र आई है और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मैं इस टाइम कोट लखपत के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और साथ ही साथ अतराफ हैं कुछ ऐसे जहाँ पर तेज़ बारिश भी देखने में नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि आज 40% अमकान के साथ जो है वो बादल बरसेंगे। जो शहर में बादल बरसने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे ही बादल बरसने के अमकान जो है वो जाहिर किए गए हैं और बादल बरसे हैं। ठीक है मायदा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।